नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसर्च लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम निरंतर यही प्रयास करते हैं कि आप सभी के लिए विभिन्न विषयों में जानकारी लेकर आएं। मित्रों, बताना चाहेंगे आपको कि निरंतर हमारा ये भी प्रयास रहता है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, आप उन तमाम बीमारियों के बारे में जानें जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करती हैं। आप ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये बीमारी हो जाए। अपने पिछले सेशंस के माध्यम से हमने कैंसर, इस खास बीमारी के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, लेकिन आज हमने फिर से यही सोचा और समझा है कि क्यों ना एक बार कैंसर पर हम आपके लिए लेक्चर आयोजित करें और जो भी भ्रांतियां छिपी हुई हैं इस बीमारी को लेकर, इसके बारे में जानकारी लें। तो बताना चाहेंगे आपको कि एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी, जो सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और निरंतर सीसी की लाइव रिसर्च लेक्चर के माध्यम से आपको जागरूक करते हैं कैंसर जैसी बीमारी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, हमने विभिन्न कैंसर्स पर बात की है, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि एक आम वार्तालाप करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वार्तालाप के माध्यम से आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर से पूछें, वो हमारे माध्यम से आज पूरे होंगे। तो मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी का, और इन्हीं के माध्यम से आइए कैंसर पर पूरी जानकारी प्राप्त करें। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार जी। जैसा कि हम अपने सुनने वालों को, देखने वालों को बता चुके हैं कि हम कैंसर पर बात करेंगे और पहले भी हम लेक्चर्स आयोजित कर चुके हैं, पर आज हम आम जनमानस के लिए जो कैंसर के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इस सेशन को हमने आज आयोजित किया है। तो आप इसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि कैंसर है क्या? जी, कैंसर जो बीमारी है, ये जैसे सारे बीमारियां हैं उसमें से एक बीमारी है कैंसर। लेकिन आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है उसमें मुख्य कारण जो होता है वो होता है कैंसर का। कैंसर दूसरे बीमारियों से कैसे उसकी सिमिलैरिटी है या अलग है उनसे, वो ये है कि जिस तरह से ये बिल्डिंग या रूम या कमरा किसी ईंट से बना हुआ है, उसी तरह से जो ईंट से बना हुआ है वो ईंट इकट्ठा होके ये बिल्डिंग या ब्लॉक या ऐसे बनता है। तो उसी तरह हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो बनी है सेल से, जिनको कोशिकाएं कहते हैं। तो जो सेल्स हैं, जब तक ये नॉर्मल हैं तब तक बॉडी सही सलामत है। जो नॉर्मल सेल्स हैं उनमें तब्दीली हो जाती है, देयर इज़ अ चेंज इन द सेल, एंड नॉर्मली सेल्स का काम होता है कि कुछ समय के बाद डीजेनरेट हो और वो डाई कर जाएं। बट कैंसर सेल्स की क्वालिटी ये होती है कि वो ग्रो करते हैं, जो नॉर्मल सेल से एबनॉर्मल हो जाते हैं, और वो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 2 से 4, 4 से 8, 10 से 20, 100 से 200, 1000 से 2000, लाख से 2 लाख, करोड़ से 2 करोड़, इस तरह से जो इनका रीजनरेशन होता है, मल्टीप्लाइंग होती है, वो अनकंट्रोल्ड वे में है, इस पे कोई रोक नहीं है। अब मान के चलिए जैसे कि टंग के अंदर हमें चाहिए 1000 सेल, और टंग का काम अपना जो है बोलना है, खाना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कैंसर में होता ये है कि जो टंग के जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, अनगिनत तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि बिल्डिंग के लिए हमें 100 ईंट चाहिए, अगर सिर्फ ईंट ही ईंट हो, सेल्स ही सेल्स हो, तो उस टंग का क्या होगा? टंग की जो साइज़ है वो जो अराउंड 5 to 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो मल्टीप्लाई होके बढ़ के मान के चलो कि कितनी बड़ी हो जाएगी। अब सेल्स टंग के अगर मल्टीप्लाई हो तो पूरा मुंह उससे भर जाता है, और जब पूरा मुंह भर जाए तो टंग हिलेगी नहीं, आदमी खा नहीं पाएगा, और तो और खाने का, सांस लेने का, और हो सकता है सांस लेने में दिक्कत हो और फिर आदमी की मृत्यु हो जाए। एक तो ये है, ये अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लाइंग, अनगिनत होते जाते हैं। और जो सेल्स नॉर्मली क्या होते हैं, पुराने सेल्स चले जाते हैं, नए सेल्स बनते हैं। बट कैंसर में होता क्या है कि ये जो सेल्स बस बढ़ते जाते हैं और इनका कोई रोक नहीं, कोई डेथ नहीं है। तो आप सोचो कि क्या होगा। जैसे कि अगर पूरे बिल्डिंग में, जैसे आदमी दुनिया में इतने सारे लोग आए, अगर कोई मरे ना, सारे के सारे जिंदा रहे,
तो शुरू से लेके आखिर तो ना अब क्या होगा, खाने के लिए खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, आदमी रहेगा क्या। इसी तरह कैंसर के जब सेल्स बॉडी में अनगिनत हो जाते हैं तो उनको ना ब्लड की सर्कुलेशन, ना ऑक्सीजन, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके वजह से कैंसर में क्या होता है कि अनगिनत, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, इसको कैंसर कहते हैं। फिर कैंसर की एक क्वालिटी ये भी होती है कि बस वो उसी जगह पे रुक के नहीं रह जाते हैं। अगर ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ उसी जगह पे रुक जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्यूमर कहेंगे। बट इन अ कैंसर होता क्या है, जो जुबान का ट्यूमर है या जो ब्रेस्ट का ट्यूमर है या लंप है या जो अल्सर है जो बढ़ रहा है, जो इनिशियली 1 सेंटीमीटर का था 2 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, और वो क्या करता है, जो अंडरलाइंग ब्लड वेसल्स हैं उसमें अपने कैंसर के सेल्स को इम्प्लांट करता है। और वो क्या करता है, जो वेन्स हैं उसके अंदर अपने सेल्स को इम्प्लांट करता है, और जो लिम्फेटिक्स है उसमें वो सेल्स को इम्प्लांट करता है। अब ब्लड आता कहाँ से है, हार्ट से आता है, और जाता कहाँ पे, शरीर के हर हिस्से में जाता है। ब्रेन में भी जाता है, लंग्स में भी जाता है, किडनी में भी जाता है, बोन्स में भी जाता है, शरीर के हर हिस्से में जाता है। तो जब ये कैंसर सेल यहाँ से निकला, टंग से या अपने किडनी से या लंग से, जहाँ से भी उसकी शुरुआत है कैंसर की, फिर वो क्या करेगा, वो फैलेगा। कहाँ फैलेगा, जैसे मुंह से उसके गांठें आएंगी गर्दन में, नेक में, इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। और ये कैंसर की एक क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी क्या है, इस तरह से वो लंग में पहुंचेगा, इस तरह से वो किडनी में पहुंचेगा, इस तरह से वो लिवर में पहुंचेगा, इस तरह से वो ब्रेन में पहुंचेगा। जब वो इस तरह से हर जगह पहुंचेगा तो वो करेगा क्या, उस लिवर ऑर्गन का फंक्शन को रोक देगा। जैसे लिवर को लिवर फेलियर कर देगा, किडनी को किडनी फेलियर कर देगा, ब्रेन को ब्रेन फेलियर कर देगा। इस तरह से हर ऑर्गन में ये फैलेगा। ये कैंसर की क्वालिटी है। इनिशियली उसी जगह पे फैलता है, फिर बाद में वो मल्टीप्लाई होके इम्प्लांट करता है और हर जगह फैल के आदमी को एक डेथ, इतनी भयंकर, इतनी दर्दनाक डेथ होती है। एक मैंने अपनी छोटी सी भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। जी डॉक्टर माजिद, यहाँ पर आपने सेल्स की बात की, जैसे आपने बताया कि अगर हम एक जीभ के टंग की बात कर रहे हैं, जीभ की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी नॉर्मल जीभ है उसमें नंबर ऑफ सेल्स हैं जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर साइज़ की है। पर वो कौन से सेल्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं कि अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो वो उग्र रूप धारण कर लेते हैं, या फिर वो इन्फेक्शियस और डिजीज़ वाली जो है साइज़ बन जाता है? तो क्या उन सेल्स में और उन सेल्स में कुछ फ़र्क है? एक्चुअली होता क्या है, पहले इनिशियली सेल्स नॉर्मल होते हैं। जब आदमी, जैसे कि टंग की हम बात कर रहे हैं, तो टैबाको लेता है तो उसमें है ना चेंजेस हो जाते हैं। सेल अपने आप को, अपने न्यूक्लियस को चेंज कर देता है। उसमें क्या हो जाता है, सेल पहले थोड़ा सा एबनॉर्मल होकर डिस्प्लेशिया हो जाता है। वही नॉर्मल सेल जो पहले था, बिकॉज क्योंकि आपने रिस्क फैक्टर जैसे कि टैबाको है, अल्कोहल है या कोई और कारण है, उस वजह से सेल में चेंज आ जाता है। नॉर्मल सेल एबनॉर्मल हो जाता है और फिर वो मल्टीप्लाई कर देता है। हाँ, उसकी जो रिस्क फैक्टर्स उसे मल्टीप्लाई करके फिर ये कैंसर का रूप और धारण लेता है। नॉर्मल सेल ही एबनॉर्मल बनता है और इतना एबनॉर्मल बनता है कि वो मल्टीप्लाई करता है, वो रिप्लेस होने के बजाय मल्टीप्लाई करके और प्लस स्प्रेड करता है। वो नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में वो तब्दील करता है। क्यों तब्दील करता है? बिकॉज ऑफ द टबैको, अल्कोहल या जो भी उसका पॉजिटिव फैक्टर है, इरिटेशन है, उससे वो चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक एबनॉर्मल सेल्स बाकी के नॉर्मल सेल्स को एबनॉर्मल कर सकता है और बॉडी के किसी पार्ट को इन्फेक्शियस कर सकता है। तो हमने अगर बात करी है इन एबनॉर्मल सेल्स की, तो क्या ये एबनॉर्मल सेल्स बॉडी के किसी भी, यानी कि शरीर के किसी भी पार्ट में उत्पन्न हो सकते हैं? जी, आप देखिए कि जो कैंसर है, 200 तरह के कैंसर एक शरीर में हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो मुंह का कैंसर हो सकता है, कोई भी सेल बॉडी में जो है उसका कैंसर हो सकता है। जैसे कि अगर टाइप्स ऑफ कैंसर में हम जाएं कि मतलब किस तरह के, और ये नियरली 200 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैंसर्स आर सीन इन वन ह्यूमन बॉडी। अदर देन दैट, अगर वो कैंसर सॉलिड ऑर्गन जैसे टंग है या अपना एपिथेलियम से अराइज करता है, जैसे ब्रेस्ट है या लंग है या किडनी है, इस तरह से अराइज होता है तो उसको सॉलिड ट्यूमर्स कहते हैं। और जो दूसरे जो ट्यूमर्स है जैसे कि ब्लड है, ब्लड से अगर कैंसर अराइज करता है तो उसको ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहते हैं। वही अगर कोई जोड़ से, जॉइंट से आ रहा है या मसल से आ रहा है
या उसके कार्टिलेज से आ रहा है तो उसको हम सार्कोमा कहते हैं, और वही अगर लिम्फ नोड से आ रहा है तो लिम्फोमा कहते हैं। इस तरह से सॉलिड ट्यूमर्स एंड अदर ट्यूमर्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। और जो सवाल पूछ रही थी कि जो बॉडी में कहीं से भी कोई भी कैंसर अराइज कर सकता है क्या, क्योंकि सारी बॉडी डिफरेंट सेल से बनी हुई है, तो हर डिफरेंट सेल से कैंसर अराइज कर सकता है, इसीलिए हम हर तरह के कैंसर को बॉडी में पाते हैं। तो अगर हम गणना करें, यानी कि अगर गिने और ये जाने कि कौन कौन से कैंसर्स होते हैं, तो किस तरह से हम बताएंगे कि कौन कौन से कैंसर्स होने की संभावना होती है एक मानव को? ओके, मानव को उसके जिस तरह की वो जिंदगी जीता है, जैसे कि व्हाट इज हिज लाइफस्टाइल, उस पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा कैंसर हो सकता है। अगर एज एन इंडियन हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे देश के जो कैंसर्स हैं वो दूसरे मुल्क से कई तरह से अलग हैं इन द सेंस, जैसे कि इंडिया में जो कैंसर्स होते हैं, मेल्स में जो नंबर 1 पे जो आता है वो आता है मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर। अब अगर हम देखें तो 90% ऑफ द ओरल कैंसर जो वर्ल्ड का है वो इंडिया में होता है। 10% ऑफ द ओरल कैंसर जो होता है, मुंह का कैंसर जो होता है, वो होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके कारण। उसी तरह पहले मैं इंडिया में कौन कौन से कैंसर होते हैं उनको मैं बताऊंगा। एक तो है ओरल कैंसर हो गया जो कॉमनली होता है, दूसरा लंग कैंसर है जो पुरुषों में होता है, इसके अलावा होता है स्टमक कैंसर, कोलन कैंसर, ये कॉमन कैंसर्स हैं जो मेल में होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर फीमेल्स का अलग है, उनका कैंसर जो होता है वो अलग टाइप के कैंसर हैं, जैसे बेस्ड ऑन देयर ऑर्गन, देयर हार्मोन लेवल। जैसे कि उनके अंदर जो कॉमन कैंसर जो वर्ल्ड में होता है और इंडिया में होता है वो है नंबर 1 पे ब्रेस्ट कैंसर। नंबर 2 में जो कॉमन कैंसर जो होता है फीमेल्स में वो होता है सर्विक्स कैंसर। नंबर 3 स्टमक कैंसर और कोलन कैंसर जो कि दोनों में लगभग कॉमन है। अब अगर हम देखेंगे हमारे देश में जो कैंसर्स, कॉमन कैंसर्स जो हो रहे हैं वो ओरल कैंसर है। ओरल कैंसर अगर हम जस्ट थोड़ा सा सोचे कि इंडिया में 90%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 10%, यानी वी आर द कैपिटल ऑफ ओरल कैंसर। क्यों? क्या ऐसा है जो पूरी दुनिया नहीं कर रही है वो हम कर रहे हैं? क्या हमारी लाइफस्टाइल है जिसके वजह से ये कैंसर हमें बहुत कॉमन है? मैं कहूंगा टबैको, आप कहोगे कि टबैको तो सारे दुनिया में इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे इसमें ओरल कैंसर क्यों, वहां पे क्यों? लंग कैंसर जो टबैको से होता है पूरे वर्ल्ड में कॉमन है, बट जो तंबाकू का हम खाते हैं, सेवन करते हैं, गुटखा है, खैनी है, या किसी भी फॉर्म में जो मुंह में तंबाकू हम रखते हैं, उससे ओरल कैंसर होता है। और ये आदत खाने की और थूकने की जो तंबाकू, वो इंडिया में और इंडिया के आसपास के इलाके जो हैं, जैसे इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, इनमें और हम में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ में। यही चीज़ फॉरेन कंट्रीज़ जैसे कि आप देखेंगे यूएस है, वहाँ पे नहीं है, इसलिए ओरल कैंसर का बर्डन वहाँ पे कम है। लेकिन वहाँ पे भी होता है 10%। उसका कारण क्या है? उसका कारण वहाँ पे जबकि वो है इन्फेक्शन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन से उनमें होता है। तो इस तरह से एक इंडिया में और दूसरे में कैंसर हर जगह है, कॉमन है, डेडली कॉज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट उसके जो तरह तरह के जो कैंसर इंडिया में और दूसरे कंट्रीज में होते हैं वो थोड़ा सा उसमें फर्क है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है, जैसा कि हमने और आपने खुद ही बात करी है कि लोग एल्कोहल्स बहुत ज़्यादा लेते हैं या सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, या फिर अगर महिलाओं की बात करें तो हमारी आज की जो करंट जो स्टेटस है जहाँ पे वर्किंग वुमेन हैं और स्वयं का ध्यान नहीं रख पाती हैं, और वो तमाम बातें जो महिलाओं को ध्यान रखनी चाहिए वो शायद नहीं रख पाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये कारण है। डॉक्टर माजिद, यहाँ पर एक और बात कैंसर रिलेटेड, जब हम डिफरेंट
डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स की बात कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कैंसर्स की बात कर रहे हैं, कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो शायद हमने कभी आज तक सुने नहीं, पर शायद वो 100 में से 2 या 3 लोगों को हो जाते हैं। जैसे कि कभी कभी हम किडनी के कैंसर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, या फिर हम ये पाते हैं कि कभी कभी हमारी ये जो खाने की जो नली है इसमें कई बार कैंसर्स हो सकते हैं। तो क्या हम फिर से वही बात कह सकते हैं, क्योंकि शरीर सेल से बना है और पूरा शरीर सेल से बना हुआ है, तो जहाँ पर भी एबनॉर्मल ग्रोथ होगी वहाँ पर कैंसर होने के चांसेस हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये कह रही थी महिलाओं में, तो महिलाओं की एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहले जो कैंसर हुआ करता था महिलाओं में बहुत कम था, और आज की डेट में महिलाओं का और पुरुषों का रेशियो 1:1 है। पहले क्या होता था 1:4। जैसे ओरल कैंसर भी अगर होता था तो 4 में से 1 को होता था, और आज की डेट में 2 में से 1 को हो रहा है महिलाओं, मतलब मीनिंग टू से अगर 1 मेल को होता था या 4 मेल्स को होता तो 1 फीमेल को होता था, आज की डेट में 1 मेल को हो रहा है तो 2 फीमेल को हो रहा है। ये रेशियो बढ़ गया है। जैसे आपने राइटली कहा कि आजकल इक्वालिटी आई है, इक्वालिटी अच्छी अच्छी चीज़ों में आई है, और वहाँ पे जैसे कि स्ट्रेस वो भी महिलाओं में चला गया, वर्क कल्चर भी महिलाओं में चला गया, सच्चे अच्छे और बड़े पोस्ट, और मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो पुरुष करता हो महिला उससे अच्छा ना कर सकती हो। उसी तरह से अब देखेंगे तो बार अटेंडेंट्स भी हो गए, वो महिलाएं भी आने लगी। अब रात के 12-1 बजे स्ट्रेस में 24 आवर्स, मतलब वो घर का भी देख रहे हैं और बाहर का भी देख रहे हैं, तो डबल स्ट्रेस। तो इस तरह से महिलाओं ने हर जगह बराबरी कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो थोड़ा बहुत चूक गई हैं, जैसे कि तंबाकू की आदत, शराब की आदत है ना, अपने आप को मतलब स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, ये सारी चीजें भी आ गई हैं। और क्योंकि कैंसर कहीं ना कहीं जाके लाइफस्टाइल से उसका कारण है। जब लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स आएंगे, वो ये नहीं देखेंगे वो पुरुष है या महिला, रिस्क फैक्टर वो कैंसर कॉज करके रहेगा। तो हमें चाहिए कि पुरुषों को और महिलाओं को इन रिस्क फैक्टर से दूर रहें। एक तो महिलाओं के बारे में, और हम कुछ जो बोल रहे थे वो मैं भूल गया, वहां बताइए। जी हाँ, हम यही बात कर रहे थे किस तरीके से जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है जो इंडिया में कैंसर्स पाए जाते हैं महिलाओं और पुरुषों में। हम और बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए यहाँ पर। जैसे कि हमने महिलाओं के कैंसर्स के बारे में बात की है, और आपने बताया किस तरीके से जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हुआ है। हमने कई बार सुना है कि महिलाओं में हेरिडिटरी भी जो है कैंसर्स ये चलता है, तो इस बात में कितना सच है कि अगर परिवार में किसी को कैंसर हुआ हो, खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, तो महिला को होने के चांसेस अगर उनके घर में किसी को हुआ हो, तो क्या ये बात सच है? अगर हम देखें तो अगर कैंसर के बहुत सारे कारण हैं, अगर 100% कारण ये हैं, तो उसमें सिर्फ 5% कॉज है विच इज फेमिलियल, जो हेरिडिटरी है। 5% कॉज है। अगर हम देखें कि अगर मेरी मदर को ब्रेस्ट कैंसर है एंड आई एम अ फीमेल, तो क्या डॉटर को कैंसर हो सकता है? क्या सिस्टर को हो सकता है? क्या ये फैमिली में जैसे मदर से डॉटर को, डॉटर से उनकी डॉटर को ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो कितना % है? हाँ, ये हो सकता है, अगर ऐसे आप आंसर चाहते हो, लेकिन चांसेस इसके होने के बहुत कम हैं, जस्ट 5%। कई बार ऐसे होता है कि जैसे 4 भाई या बहन हैं, हो सकता है उनका एक का एक्सीडेंट अमेरिका में हुआ, एक का एक्सीडेंट रशिया में हो, एक का चाइना में हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सीडेंट की फैमिली है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आई मीन टू से कि भाई हाँ, ये एक्सीडेंट की तरह हो सकता है, लेकिन इसका खतरा सिर्फ 5% है। इट्स ओनली जस्ट 5% दैट इट मे बी हेरिडिटरी। तो इससे आप अपने जहन में ना रखें कि भाई, जैसे कि कई बार मरीज आते हैं, बोलते हैं कि मेरे फादर को हुआ था, मेरे ब्रदर को है, अब मेरी बारी है। ऐसा नहीं है। इट इज नॉट लाइक दिस। हाँ, आज की डेट में आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हजारों लोग आज जिंदा हैं। कैंसर इज टोटली क्यूरेबल, इट इज प्रिवेंटेबल। सो
since it is also a preventable disease, you can prevent the cancer from coming from mother to daughter. Or you can detect it early and treat it in such a way, because we know we have a cure for breast cancer. If you take an example of Angela Julis, she says, at least my kids will not say my mother died of breast cancer. क्या मतलब हुआ इसका? मतलब उसने क्या किया, उसने अपने जीन्स को चेक किए, BRCA1, BRCA2, जो यूजुअली CA ब्रेस्ट में पॉजिटिव होता है. अगर वो पॉजिटिव है तो देर इज अ हाई चांस कि इन द लाइफ टाइम यू विल डेवलप ब्रेस्ट कैंसर. व्हेन शी फाउंड दैट शी वाज पॉजिटिव, देन व्हाट शी डिड, उसने क्या किया, उसने अपने दोनों ब्रेस्ट को निकाले और वापस उनको बनवा लिया, रिकंस्ट्रक्ट. कहीं देख के आप ये नहीं कह सकते कि शी हैज बीन ऑपरेटेड और शी हैज बीन ट्रीटेड. बट ये क्या था, ये प्रिवेंटिव था, ये प्रोफिलैक्टिक था. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता, हो सकता ना भी हो. बट सिंस शी हैड अ स्ट्रॉन्ग BRCA1, BRCA2, जिसमें 50 to 70% चांस होता है कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो उन लोगों की सबसे पहली बात, ये जरूरी नहीं कि ये हेरिडिटरी रहे. और हेरिडिटरी है तो जस्ट 5% है. और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जब हमें पता है, अगर ब्रेस्ट कैंसर का हम एग्जाम्पल ले चुके हैं, तो इसमें हमें बस सिंपल से क्या करना है, सतर्क रहना है, हमें होशियार रहना है. उस कैसे होशियार होगे, सिंपल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से, सिंपल स्क्रीनिंग से. इस तरह से हम सतर्क रहेंगे तो ये हम BRCA1, BRCA2 अगर कुछ हम करवा लेते हैं जीन्स चेक करने के लिए, भी कहीं हमें, क्योंकि मदर में था तो मुझे आ सकता है क्या, और हो सकता है, तो फिर इस तरह की प्रोफिलैक्टिक सर्जरी या प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन भी आती है, टेमोक्सिफिन, हार्मोनल वगैरह, वो भी आप ले सकते हो. मेरा कहने का सिंपल ये कहना है कि ये जरूरी नहीं कि ये हो. कुछ चंद कैंसर ऐसे हैं जो हेरिडिटरी होते हैं, जैसे ओरल कैंसर तो हेरिडिटरी है नहीं, तंबाकू उसका कारण. हाँ, ब्रेस्ट कैंसर में थोड़ा बहुत है, दैट इज जस्ट सिंपल 5%. बिल्कुल, यहाँ पर इस बात की पुष्टि हो गई कि इसके कारण बहुत कम हो सकते हैं हेरिडिटरी होने के, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाइफस्टाइल, खान पान और आप किस तरीके से आप एक हेल्दी और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कारण हो सकता है. क्या इन कारणों के अलावा भी और कोई कारण हो सकते हैं कैंसर होने के? अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर, जैसे मैं कह रहा था कॉन्फिडेंटली कि भाई इट इज़ अ प्रिवेंटेबल डिजीज. कैसे, हम अपने लाइफस्टाइल से इसको एक्वायर करते हैं. तो अगर हम मॉडिफाइबल फैक्टर्स अगर देखें, उनको हम करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हम एलोबरेट करें, जिसमें से कई हमने डिस्कस कर लिए. तो क्या इसके कारण है, हमने कहा कि तंबाकू से कैंसर होता है. हाँ, होता है. और कितना, 30% ऑफ कैंसर्स, एनी कैंसर, वो ब्रेस्ट कैंसर हो या वो ओरल कैंसर हो, वो लैरिंग्स वॉइस बॉक्स का कैंसर हो, वो लंग का कैंसर हो, वो ब्लैडर कैंसर हो, ये तंबाकू से हो सकता है. और 30% उसका कॉज टबैको है. अगर हम टबैको के बारे में, क्योंकि हमने पहले लेक्चर्स में काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें बहुत ज्यादा हम नहीं जाएंगे. बट हाँ, तंबाकू के जो सिंपल टर्म्स में मैं कहूंगा, तंबाकू खाने वाला हो या पीने वाला हो, स्मोक करने वाला हो, दोनों में से कौन सा डेंजरस है? मैं कहूंगा दोनों डेंजरस हैं. ज्यादा डेंजरस कौन सा है? वो जो हम चबाते हैं और खाते हैं, वो स्मोकिंग से 4 गुना ज्यादा डेंजरस है. इसका मतलब ये नहीं कि स्मोकिंग करें. और क्यों डेंजरस है? क्योंकि इसमें लगभग 700 केमिकल्स होते हैं, 100 से ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं, 70 जो है कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया, बहुत सारी चीजें हैं, टार है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना. हाँ, इसलिए टबैको को आप क्विट करोगे, अवॉइड करोगे, जो अवॉइडेबल कॉजेज हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे तो 30% आपका कैंसर का रिस्क कम हो जाता है. वैसे पुरुषों में देखें तो 50% टबैको कॉज है पुरुषों में कैंसर होने का. इसके अलावा अगर हम सेकेंड कॉज पे जाएं, वो है डाइट, खान पान. आदमी अगर सोचे कि भाई खान पान से अगर कैंसर होता है तो फिर क्या खाना छोड़ दे? पहले भी लोग खाते थे, आज भी लोग खाएंगे, जब तक जीवित है हर कोई खाएगा. क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा खाना है जो कैंसर करता है, और क्या ऐसा खाने में भी ऐसा खाना है जो कैंसर से बचाता भी है? तो हम ऐसा खाना खाएं जिससे
कैंसर नहीं होता है और उन चीज़ों का उपयोग करें जिनसे कैंसर नहीं होता है या कैंसर से बचाव होता है। तो वो क्या कारण है खाने में, जो खाने का ये होता है। अगर आप देखेंगे डाइट में पहले और आज में खाने में क्या फ़र्क आया है, क्या तब्दीली आई है, क्या फ़र्क आया है। हम खाने में राइस खाते हैं या दाल खाते हैं, बहुत सारे। अगर राइस भी अगर आदमी ज़्यादा क्वांटिटी में खाता है तो उससे भी कैंसर होता है। ये तो सिंपल बात है। रेड मीट, हाँ, मीट से कैंसर होता है। अगर हम जितनी क्वांटिटी है उससे अधिक क्वांटिटी में लेते हैं, क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि भाई 3 टाइम हम रेड मीट खा रहे हैं उससे कैंसर होता है। हाँ, वीक में एक बार या दिन में एक बार तो कुछ हद तक क्वांटिटी। क्यों, क्या होता है जब आदमी रेड मीट खाता है, रेड मीट जब बॉडी में जाता है और स्टमक हो या कोलन हो जहां पे रुकता है, तो जैसे आप सब्जी खा रहे हो तो हजम हो जाती है और बाहर निकल जाती है। नॉनवेज जो होता है, जो रेड मीट होता है, वो काफी समय तक, क्योंकि काफी फैट होता है उसमें, और फैट भले रेड मीट हो या जो भी, वो एब्जॉर्ब होने में काफी टाइम लगाता है। जितना, और उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, जितना लंबा समय तक ये कांटेक्ट में रहता है, जितने समय तक ये आपस में रहता है, उतना इसको एब्जॉर्ब करने में और कार्सिनोजेंस के रिस्क ज्यादा होते हैं। खान पान से होने वाले कैंसर्स जैसे कि स्टमक कैंसर, कोलन कैंसर, इसोफेगल कैंसर, इसका डायरेक्ट रिलेशन खान पान से है। तो खाने में रेड मीट और ज्यादा नमक खाएं या पिकल्स खाएं। और पहले और आज में, पहले क्या होता था, हम अपने गार्डन से निकालते, कुक करते, खा लेते। अब क्या होता है, क्योंकि हम सारे काम कर रहे हैं, हम सारे बिजी हैं, हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, खरीद लेते हैं बना हुआ खाना, उसको स्टोर करते हैं और उसमें वो लजीज बनाने के लिए या तो वो जला के रोस्टेड होता है, या तो वो फ्राइड होता है, या तो वो ज्यादा फैट कंटेंट होता है, इसको मजेदार बनाने के लिए ज्यादा स्पाइसी होता है। और ये सारे कारण हैं जिससे कैंसर हो सकता है। अगर हम अपने बच्चों की अगर हैबिट्स देखें, उनको जंक फूड्स जिसको कहते हैं, जो बच्चे, दैट इज मोर कार्सिनोजेनिक। हमें फिर क्या खाना चाहिए, हमें खाने में खाना वो खाएं जो कि फ्रेश हो, फ्रेश फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, हेल्थी फूड हो जिसमें फैट कम हो, और जैसे कि शुगर्स भी, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट लेवल भी उसमें कम हो। तो डाइट जो हो हमारा बिल्कुल फ्रेश, हाइजीनिक, फ्रेशली प्रिपेयर्ड और जो इजीली डाइजेस्ट हो वो खाएं। और ऐसे ऐसे कभी भी लोग कहते हैं, क्या डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि भाई आप जब खाने को खाते हैं तो कैसे खाते हैं, जैसे मैं भी खाऊंगा तो बहुत ज्यादा खा लेता हूं। तो हमेशा याद रखें, जो खाना जो आप खाते हैं, हम जो पहला आधा खाना जो खाते हैं वो हम अपने लिए खाते हैं, जो आगे वाला जो आधा खाना होता है वो हम अपने डॉक्टर के लिए खाते हैं, क्योंकि ज्यादा खाने से आदमी बीमार होता है। तो लिमिट में खाएं, रिस्ट्रिक्टेड फूड खाएं, क्वालिटी फूड खाएं और हाइजीनिक फूड खाएं, ताकि इन्फेक्शन भी ना हो। इन्फेक्शन से भी, जैसे एच पाइलोराई इन्फेक्शन जब होता है तो उससे भी स्टमक कैंसर होता है। तो दूसरा कारण था डाइट। थर्ड इंपॉर्टेंट जो कॉज है, इटियोलॉजिकल फैक्टर है, वो है अल्कोहल। अल्कोहल इज इक्वली डेंजरस। अल्कोहल विथ टैबाको इज डेडली डेंजरस। अगर आप देखें, जो 4 लोग हैं अल्कोहल और टैबाको लेते हैं तो 4 में से 3 को कैंसर होगा। तो अल्कोहल से आपने देखा होगा सिरोटिक लीवर, लिवर कैंसर बहुत कॉमन चीज है ना। तो इसलिए अल्कोहल को भी अवॉइड करें, ना लें। ये तो मोटे मोटे कारण हो गए। इसके अलावा अगर हम देखें जो डाइट से रिलेटेड, अपने लाइफस्टाइल से, वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी इज वन ऑफ द कॉजेस फॉर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या स्टमक कैंसर। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में ओबेसिटी में, क्योंकि उसमें भी हार्मोन्स आ जाते हैं, और ओबेसिटी इज वन ऑफ द कॉज फॉर कैंसर। इसके अलावा जो कॉज है, मैं इन्फेक्शन कह रहा था, जैसे स्टमक कैंसर है, सर्विक्स कैंसर, वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर इन फीमेल्स, एंड द मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर जो होता है वो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इन्फेक्शन से होता है, पुअर हाइजीन, और दिस वायरस कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ऑल्सो। और ये जो वायरस का जो इन्फेक्शन है, इससे सर्विक्स कैंसर होता है। और इंडिया में 4 साल पहले तक सर्विक्स कैंसर was the dominated cancer in the females. Now since the hygiene has improved and since we have
nowadays we have a vaccine also for that. So इस तरह से इन्फेक्शन, जैसे लिवर कैंसर, हेपेटाइटिस का वैक्सीन है हमारे पास. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इन्फेक्शन दैट लीड्स टू लिवर कैंसर. एंड वी हैव द स्टमक कैंसर विच जो मैंने बताया अभी, वो भी, उसका भी एक जो कारण होता है वो इन्फेक्शन होता है, एच पाइलोराई इन्फेक्शन, है ना. ये सारे कई इन्फेक्शंस होते हैं जिससे कैंसर होता है. तो हमें हाइजीन मेंटेन करना है, हमें क्लीन रहना है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज फॉर इन्फेक्शन. इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो हम डिस्कस करेंगे. इसमें जो टबैको, अल्कोहल, डाइट, इन्फेक्शन, ओबेसिटी, और इससे पहले एक कारण कवर हुआ था, जेनेटिक्स, हेरिडिटरी. इसके अलावा क्या कोई कारण है? हाँ, जैसे कि है ना, पोल्यूशन. नियरली 2 to 4% ऑफ द कॉज जो होता है वो पोल्यूशन भी होता है, और आजकल ये कॉज काफी बढ़ रहा है. पोल्यूशन इज अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ कैंसर दीज डेज. जैसे टबैको, अल्कोहल, टबैको जो लेते हैं, जैसे उसका जो उस तरह से जो गाड़ियों का पोल्यूशन जो है वो है. और इसके अलावा जैसे फैक्ट्रीज में हम काम करते हैं जहाँ पे बहुत सारा डस्टी एनवायरनमेंट है, या जैसे कोल माइंस हैं, या जहाँ पे यहाँ पे भी ये भी कार्सिनोजेनिक होते हैं, जैसे कि लंग कैंसर हो सकता है. तो इसके अलावा जो न्यूक्लियर रेडिएशंस जो होते हैं, जैसे कि आजकल न्यूक्लियर एरा है, एवरी कंट्री इज अ न्यूक्लियर सुपर पावर, इस तरह से. तो इस तरह से क्या होता है, जैसे कि जापान पे देयर वाज अ न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप, एंड इवन टुडे बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस, द हैजार्ड्स, people are developing cancer in that area even today, generation to generation. So radiation is also one of the significant cause of cancer. जैसे कि सन रेज हैं, ये भी तो एक तरह के रेडिएशन से. इस तरह से हम देखते हैं फॉरेन कंट्रीज में स्किन कैंसर बहुत कॉमन है. तो इस तरह से देयर आर मेनी रीजंस, जैसे मैंने बताया आपको, अदर देन डाइट, अल्कोहल, अपना टोबैको, इन्फेक्शन, and just to summarize all of them, pollution, poor hygiene, and few of them can be because of the sexual behavior also. जिसमें human papilloma virus infection, cervix, some of the oral cancers also. So like this way we have got a number of causes. These are that's why many people they come and ask me, I'm not a smoker, I'm not an alcoholic, because they think only that is the cause of cancer. If you see, there are many causes of cancer, and that's why different cancers based on your जो अपना जो रिस्क होता है, अपना जो लाइफस्टाइल होता है, उसके ऊपर ये हो जाता है. And just to convince all, I say it is something like an accident. I always believe that अगर आप जिंदा हैं, आप जीवित हैं, तो क्योंकि आप लिविंग हैं, जिस तरह से सर्दी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, एक लिविंग बॉडी का एक कैरेक्टर है कैंसर को बनाना. सिर्फ जब आदमी मर जाता है तब तो एनीवन इज रिस्क बिकॉज ऑफ हिज लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ हिज सराउंडिंग. सो दीज आर द फ्यू कॉमन कॉजेज जिससे कैंसर होता है. बिल्कुल, ये हमने कारण जानने की कोशिश करी जिनकी वजह से कैंसर होने के चांसेस होते हैं. अब आगे आपसे जानना चाहते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं कैंसर के, कैसे किसी को यह आभास हो कि अब उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, तो सिम्टम्स के बारे में हमें बताएं. एक्चुअली कैंसर की सबसे, अगर हम देखें इंडिया में भी, जो कैंसर जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी लेट है. अक्सर 80% ऑफ जो 100 में से 80% जो कैंसर मरीज आते हैं वो काफ़ी लेट आते हैं, लास्ट स्टेज में आते हैं, जबकि इलाज संभव नहीं है. क्योंकि सबके जहन में एक बात होती है कि भाई मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं डॉक्टर के पास जाऊं क्यों. स्टेज 1 में, स्टेज 2 में कैंसर में कभी कोई सिम्टम नहीं होता है. भाई आपको मुंह में एक छोटी सी गांठ है, 1 सेंटीमीटर की गांठ है या 2 सेंटीमीटर की गांठ है, आप तो अपना मुंह क्योंकि बहुत ज्यादा खुला हुआ है, आपका आसानी से काम चल रहा है. जैसे कि ब्रेस्ट में गांठ है या पेट के अंदर, मान के चलिए एब्डोमिनल कैविटी में, ओवरी में ट्यूमर ग्रो कर रहा है. ओवरी
आप सोचिए एब्डोमिनल कैविटी कितनी बड़ी होती है। अगर ओवरी में ट्यूमर ग्रो कर रहा है, 2 सेंटीमीटर का हो गया, 5 सेंटीमीटर का हो गया, 25 सेंटीमीटर का हो गया, क्या वो एब्डोमेन के बाहर आएगा? नहीं, क्योंकि एब्डोमेन भी तो फूलता जाएगा। आदमी सोचा कि शायद मेरा ये मोटापा है, ये सोचेगा कि भाई शायद कुछ है। जैसे मनीषा कोइराला, शी ऑल्सो व्हेन शी वाज डायग्नोस्ड, जैसे शी वाज गिविंग अ टॉक, देन शी फेल डाउन फ्रॉम देयर, देन शी वाज टेकन टू हॉस्पिटल। जब वो हॉस्पिटल ले गए, जब उनका चेकअप हुआ, तो शी वाज डायग्नोस्ड विद ओवेरियन कैंसर। एंड जब वो ओवेरियन कैंसर डायग्नोस हुआ तो डॉक्टर ने ऐसे ही पूछा, यू आर अ सेलिब्रिटी, भाई आपको पता नहीं चला क्या कि आपके के सिम्टम्स नहीं हुए? तो बोल रही है मुझे तो सिम्टम्स नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मैंने सोचा कि शायद इट्स एन एजिंग फैक्टर, सिंस माई एज इज कमिंग टू 40 एंड दिस, सो प्रोबेबली हो सकता है ये एजिंग के वजह से मैं थोड़ा सा ओबेस हो रही हूँ, तो इसलिए आई टू डू गुड एक्सरसाइज, ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ दिस। ये कंफ्यूजन हमेशा होता है सिम्टम्स में, क्योंकि जैसे एब्डोमेन में अगर कोई ट्यूमर है, वो ग्रो करने के लिए काफी 2 से 4, 5, 10, 25, 30, 50 वी है। हमने और मैंने कम से कम 25 किलो का ट्यूमर पेट से निकाला है। लार्ज ट्यूमर बढ़ता बलून की तरह फूक रहा है। पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, वो सोच रहे शायद मेरा पेट मोटा हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसमें सिम्टम्स के चक्कर में हम ना रहें कि भाई सिम्टम होगा तो कैंसर होगा, सिम्टम नहीं होगा तो कैंसर नहीं होगा। जब सिम्टम आते हैं, बीमारी का स्टेज 3 और 4 होता है, और जब स्टेज 3 और 4 होता है तो उसके क्योर के चांसेस उतने ही कम होते हैं। स्टेज 1 में नियरली 80 to 90% क्योर चांस होता है, बट जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है तो उसके चांसेस कम होते हैं। तो सिम्टम के धोखे में ना रहे। जैसे ब्रेस्ट में गांठ है, वो दर्द नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कैंसर नहीं है। दर्द तब होता है जब ये गांठ इतनी बड़ी हो जाए कि नसों को, बेसिकली जो पेन सेंसेशन है वो नस से आता है, और जब तक ये नस ना इन्वॉल्व हो तब तक पेशेंट को पेन नहीं होगा, वो गांठ की शक्ल में रहेगा। तो कोई गांठ अगर हो ब्रेस्ट में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर भी अगर वो हो और उसमें अगर वो पेन नहीं है, तो आप ऐसे मिसडायग्नोस ना हो कि भाई शायद ये कुछ नहीं है। ये जरूरी नहीं कि पेन हो, पेन तब होगा जब इसमें नर्व्स इन्वॉल्व होंगे, जब इसमें सेंसिटिविटी जो नर्व्स की वो इन्वॉल्व होगी तो आदमी को पेन होगा। ये जैसे छाला हो गया हो तो नर्व्स इन्वॉल्व हो गए, तब आपको पेन होगा। जब पेन होगा तो आपको लगता है, यानी पेन का होना या ना होना वो कैंसर की अलामत नहीं है। पर डोंट गो बाय सिम्टम्स, क्योंकि आदमी सोचता है कि भाई पेन हो जाए तभी वो गांठ डेंजरस है। जो सिम्टम्स हैं इसके अगर इन्यूमरेट करें जो होने चाहिए, जैसे स्टेज 2 या स्टेज 3, स्टेज 4 के, तो क्या सिम्टम्स होते, वो मैडम ने पूछा है, तो मैं बताना चाहता हूं आपको। जो सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे हम अगर कहीं पे भी शरीर में कोई गांठ का होना, जैसे कि गले में जो लिम्फोमा में होता है, जैसे कि ब्रेस्ट में, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में होता है, या शरीर के किसी भी हिस्से में, पेट के अंदर, पेट के बाहर कहीं पे कोई गांठ होती है, तो वो कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। लेकिन 80% ऑफ जो गांठ होती है वो कैंसर नहीं होती। जैसे कि जो बचपन से किसी को गांठ है, कहीं सर पे, कहीं पीठ पे, बचपन से बस 80, 50, 60 ईयर्स तक है, कोई नहीं। हाँ, अगर उसी गांठ में कोई तब्दीली आ रही है, अचानक से बढ़ने लगे, या उसके अंदर कहीं से अचानक से ब्लीडिंग होने लगे, तब हम सोच सकते हैं कि भाई ये हो सकता है ये कैंसर का रूप धारण कर रही है। लेकिन अचानक से कोई गांठ का आना और वो गांठ का बढ़ना और गांठ का फैलना, कई और शरीर के हिस्से में गांठों का आना, ये कैंसर की एक अलामत हो सकती है। गांठ के अलावा जैसे मुंह के अंदर छाला होना, नॉर्मली छाले सबके मुंह में होते हैं, कमजोरी की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, लेकिन ये छाले 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाने चाहिए, जब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है या स्ट्रेस घट जाता है। अगर ये नहीं हो रहा है, जो घाव है वो बढ़ता जा रहा है, फैल रहा है, तो वो भी एक लक्षण होंगे कैंसर के। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज जो है बदल जाती है
और ये जो बदलने की आवाज़ अगर सर्दी जुकाम से हो रहा है तो ठीक है, लेकिन 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में अगर ये आवाज़ जो चेंज हुई वो ठीक नहीं होती है, वो वॉइस बॉक्स का कैंसर हो सकता है। जैसे कि मैं पानी पीता हूँ, वो पानी आसानी से जा रहा है, खाना खा रहा हूँ वो आसानी से जा रहा है, लेकिन अगर खाने में रुकावट आने लगे, धीरे धीरे बढ़ के पानी पीने में दिक्कत आने लगे, या खांसी जो है अगर हो रही है, खांसी 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जानी चाहिए, अगर नहीं होती है तो वो भी हो सकता है कि वो कैंसर का एक साइन या सिम्टम हो। इसके अलावा जो है, जैसे कि पेट में दर्द होना या उल्टी होना, पेट का फूलना, इनडाइजेशन होना, भूख नहीं लगना, वेट का घटना, या पीलिया का होना, जॉन्डिस का होना, जैसे मुंह से, नाक से, पेशाब के रास्ते, या जहां से ब्लड नहीं आना वहां से ब्लड आ रहा है, जिस समय नहीं आना उस समय अगर ब्लड आ रहा है, वो भी एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है, कहीं से ब्लीडिंग होना। इसके अलावा जो है, जो पॉटी जो होती है, मोशन जो होते हैं, अगर वो ठीक से नहीं हो रहे हैं, कभी कब्ज रह रहा है, कभी लूज मोशन हो रहे हैं, और एनीमिया का होना, बॉडी में, शरीर में खून का कम होना, ये भी एक कैंसर की एक साइन या सिम्टम हो सकता है। इसी तरह से ये कुछ लक्षण हैं जो कि कैंसर, जैसे मुंह के कैंसर में छाला का होना, या खाने में दिक्कत आना, या ईसोफेगस के जो कैंसर होते हैं, खाना ठीक से निगल नहीं पाना। लंग के कैंसर में ये लक्षण होते हैं कि भाई खांसी के साथ ब्लड का निकलना, या स्टमक कैंसर में ये होते हैं कि भाई वॉमिटिंग का होना, या खाना डाइजेस्ट नहीं होना। और सारे कैंसर्स में एक सिम्टम कॉमन होता है, वो तो भूख का नहीं लगना, बॉडी वेट कम होना, है ना, ये सारे कुछ, या गांठे शरीर में कहीं पे आ जाना। तो ये कुछ लक्षण है, साइंस है, सिम्टम्स है। सर में दर्द होना, हेडेक होना, नॉर्मली हेडेक जो है भाई कुछ स्ट्रेस की वजह से कुछ समय के बाद ठीक होना, बट अगर ये कंटिन्यू रह रहा है, परसिस्ट कर रहा है, हो सकता है कोई ब्रेन ट्यूमर का ये हो। इस तरह से ये कुछ लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, जो हमें तो निग्लेक्ट करना ही नहीं, क्योंकि लक्षण आते हैं तो मैंने कहा कि सीधा सीधा ये स्टेज 3 या 4 है। लक्षण नहीं होते हैं तो स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है। तो हमें ये चाहिए, ये तो नॉलेज तो होना ही होना है, बट हमें बीमारी को अगर असर अच्छा चाहते हैं, इलाज अच्छा चाहते हैं, तो हमें उसको अर्ली स्टेज में आना होगा, जल्दी हम इसको डायग्नोस करना होगा। यहाँ पर हमने जाना कि किस तरीके से सिम्टम्स आपको नज़र आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। दोनों स्थिति के लिए हम सवाल पूछना चाहेंगे डॉक्टर माजिद से ही। वैसे हम मनुष्य जो हैं आम जीवन में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं और यही सोचते हैं कि ये बीमारी भले ही दूसरे को हुई हो, मुझे नहीं हो सकती। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि कहीं अगर मुझे बीमारी हो गई तो क्या होगा। तो ऐसे में क्या ये सोचना कि क्या मुझे कैंसर हो सकता है, कितना पर्याप्त है? मतलब क्या सोचना चाहिए? क्योंकि अगर सोचेंगे तो शायद कोशिश करेंगे कि उसके लिए, उसके निदान के लिए अग्रसर हों, उसके निदान के लिए कोशिश करें। आपने सवाल भी पूछा और जवाब भी दिया। आपका सवाल बिल्कुल सही था कि मैं डॉक्टर हूँ, इसी बीमारी का इलाज करता हूँ, दिन और रात मैं इसी में रहता हूँ, इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। लेकिन इस बीमारी कैंसर की एक खासियत है, जिस दिन मुझे होगी मैं भी ये कभी भरोसा नहीं करूंगा कि भाई मुझे कैसे हो सकती है। मैं बोलूं अरे मुझे कैसे हो सकती है। ये एक पार्ट है कैंसर का। एक जिसको भी कैंसर होता है वो अच्छा भला मनुष्य होता है, हट्टा कट्टा होता है, उसी को होता है। कोई कैंसर के साथ धरती पर जन्म नहीं होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि भाई हाँ ये हो सकता है, हाँ मुझे हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले आपसे कि ये एक जीने की, इट्स अ साइन ऑफ लिविंग, कि भाई मैं जिंदा हूं, तभी तो बीमारी हो रही है। और इसमें हम ये ना सोचें, क्योंकि मैं ऐसे ही जैसे कि युवराज भी है, आप देखो क्या उसने सोचा था। हाँ, क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेल रहा था और उसी वर्ल्ड कप में उसको मैन ऑफ द सीरीज मिला, यानी वर्ल्ड का सबसे अच्छा बैट्समैन। ठीक है, तुरंत उसको जब थकान हो रही थी वो जाके पूछता है कि भाई, बोल रहा है कि भाई आपको कैंसर है। तो कैन यू बिलीव इट कि भाई मुझे क्या कैंसर हो सकता है। अगर मैं डॉक्टर हूं, इतनी 4000 से अधिक मरीजों को मैंने ऑपरेट किया है और लाख से ज्यादा मरीजों को मैंने देखा है, ये बीमारी कैसे होती है, कब होती है, कैसे इलाज होता है। लेकिन
मैं भी ये नहीं कह सकता या बॉन्ड पेपर के भी इतना प्रिकॉशन लेके भी कि भाई इतने एबॉर्ट के भी मुझे कैंसर ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है। किसको? जो जीवित है, लिविंग पर्सन कैन डेवलप कैंसर एंड समटाइम्स इट कैन बी जस्ट लाइक एन एक्सीडेंट, किसी को भी हो सकता है मुझे। तो जब ये हो, अगर आदमी जैसे हम अपना समय बर्बाद ना करें कि भाई ये सोचने के लिए भाई ये कैंसर है या नहीं है, हुआ है नहीं हुआ है, भाई अब मैं जीऊंगा मरूंगा। ऑलवेज हैव अ, कैंसर में अगर जिंदा रहना है तो आपके अंदर एक अप्रोच होना चाहिए, वो पॉजिटिव अप्रोच कि भाई हाँ, कोई अगर आके बोले कि भाई आप फेल हो गए हो तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि भाई अब मैं कैसे फेल हुआ, बल्कि आपको तैयारी करनी चाहिए कि भाई कैसे मैं इस सिचुएशन को टैकल करूं और कैसे मैं विथ फ्लाइंग कलर्स डिस्टिंक्शनली मैं कामयाब हो जाऊं, क्योंकि ये किसी भी मनुष्य को हो सकता है। 1 में से 10 मनुष्य को हो सकता है, 1 में से 15 मनुष्य मर सकते हैं, क्यों ना मैं वो हो सकता हूं। जब मुझे भगवान वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर बना सकता है तो क्यों ना मुझे ये बीमारी हो सकती है। ये उसने सोचा कब? काफी समय, 3 महीने के बाद, हाँ भाई ये भी मुझे हो सकता है। 3 कंट्रीज जाने के बाद डायग्नोज करें। ये हर एक के साथ होता है। जिस दिन मुझे भी होगा या किसी को भी होगा, जब भी किसी को होगा तो वो यही सोचेगा कि भाई हाँ मुझे कैसे हो सकता है, मैं सो हेल्थी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये इंसान को होता है, हुआ है तो इंसान को होगा, और जब इंसान जिंदा है तभी होगा। हमें इसे तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि इस डायलेमे में भी मुझे है या नहीं है, हुआ है नहीं हुआ। क्योंकि इस बीमारी की एक खासियत है, जितना जल्दी आप इसको मानोगे, जितना जल्दी आप इसका इलाज करवाओगे, कितने जल्दी इसको पकड़ में लाओगे, उतने अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं। अगर मैं डायग्नोस हो जाता हूं कैंसर से, जल्दी डायग्नोस होता हूं इससे पहले कि कहीं फैला है, तो ट्रीटमेंट भी कम लगेगा, इलाज भी जल्दी होगा, और जो रिजल्ट्स होंगे वो बिल्कुल 90% 100% तक रहेंगे स्टेज 1 में। हाँ, अगर मैं अपने समय को बर्बाद करता हूं ये सोचने में कि भाई क्या ये मुझे बीमारी है नहीं है, भाई टुकड़ा नहीं देना है, नहीं मुझे इलाज नहीं करना है, इसमें तो हर कोई मर जाता है, ये जाता है वो है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में 100% वही युवराज आज भी जिंदा है, वही मनीषा, शी इज ऑल्सो देयर। हाँ, ये ऑलवेज डिपेंड करता है कि किस स्टेज में वो डायग्नोस हुए थे, क्या उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, क्या उन्होंने अपना ट्रीटमेंट पूरा लिया है नहीं लिया है, कहीं कोई लापरवाही तो नहीं बरती है। क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा खतरा ये भी होता है कि कई बार ये वापस आ भी सकती है। तो ये कभी ये ना माने कि भाई मुझे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। जैसे, और ये बिल्कुल सिंपल है, जब भी हो इसको मान ले, क्योंकि ये एक कैरेक्टर है कैंसर का। जब भी किसी को होता है वो डिनाइल फेज में जा सकता है, भाई ये मुझे नहीं हो सकता, और उसके वो एक कारण है, बीमारी लास्ट स्टेज में जाती है, क्योंकि ये बीमारी कुछ समय की होती है। जैसे आज ये स्टेज 1 में है, कल ये स्टेज 2 में रहेगी, 1 महीने बाद स्टेज 3 में रहेगी, उसके बाद स्टेज 4 में रहेगी। और आदमी, जैसे क्रिकेट का समय खत्म होता है 20 ओवर्स का, वैसे आदमी अपने 18 ओवर्स वेस्ट कर देते हैं। जैसे परीक्षा का एक पीरियड होता है 3 घंटे का, या जैसे हमारे इस शो का एक पीरियड है 1 आवर, अगर 40-50 मिनट हम कुछ ना करें और 10 मिनट में बोले कि हम सब कुछ बता दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। भाई कैंसर का 10 मिनट में लास्ट स्टेज में पूरा इलाज हो, ये पॉसिबल नहीं है। हमें इसको एक्सेप्ट करना है और इसको ट्रीट करना है, क्योंकि आज की डेट में ट्रीटमेंट से 100% क्योर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात यहाँ पर डॉक्टर माजिद ने कही कि हर वो समस्या जो उत्पन्न होती है, यानी कि हर वो परेशानी जो उत्पन्न होती है, वो अपने साथ बहुत सारे हल भी लेकर आती है, सोल्यूशंस भी लेकर आती है। तो इसलिए पहले हमें इस बात की पुष्टि करनी होगी, या यूँ कह लीजिए हमें उस प्रश्न को आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या वो है या वो नहीं है। एक बार हमें मालूम हो जाए कि उसका अस्तित्व है या नहीं है, बिल्कुल उसका निदान जो है, उसका जो हल है वो ढूंढ सकते हैं। डॉक्टर माजिद, आने वाले सेशंस में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या इसके ट्रीटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समय की कमी है, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ चंद लम्हे यहाँ पर हैं। तो जो पेशेंट्स अक्सर इस सवाल को पूछते हैं और कहते हैं कि कैंसर जो है ये तो अमीर लोगों की बीमारी है, या यूँ कह लीजिए कुछ लोगों का ये भी मानना होता है ये तो एक उम्र के बाद जाकर होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कहना या मानना है, एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम पहले उम्र पे जाते हैं, है ना, युवराज को जब कैंसर हुआ उसकी उम्र थी 32 इयर्स, मनीषा को जब कैंसर हुआ 42 इयर्स थी, शरद पवार को जब कैंसर हुआ 60 इयर्स की एज थी, और जेड गुडी, शी वॉज एन एक्ट्रेस, उसको जब कैंसर हुआ उसकी एज 24 थी। और कई कैंसर ऐसे होते हैं जो उससे भी छोटी उम्र के, मतलब हर एज में
कैंसर हो रहा है 20 साल की उम्र में भी, 30 साल की उम्र में भी, 40 साल की उम्र में भी, 50 साल की उम्र में भी, 60 साल की उम्र में। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं वो थोड़ा सा जल्दी होते हैं, जो इन्फेक्शंस की वजह से तो हो सकता है वो थोड़ा जल्दी हो जाए। जैसे टबैको, आजकल हम देख रहे हैं ओरल कैंसर के जो पेशेंट्स आते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि भाई 60 साल या 70 साल की उम्र में आए, हम देख रहे हैं कि 24 साल। जैसे कल एक पेशेंट आया, सीए गाल ब्लैडर था, देखा उम्र 24 ईयर्स। अब क्या करते, इट वॉज अ मेटास्टैटिक डिजीज, अब तो कीमोथेरेपी है, स्टेज, इसमें बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, ऐसा तो इलाज कर सकते जिससे उसकी तकलीफ कम हो जाए। इसी तरह से देखा जाए तो उम्र कोई इसमें, देयर इज नो एज बार, कैंसर कैन अकर इन एनी एज, है ना। लेकिन जो अक्सर देखा गया है, क्योंकि यूजुअली ये बीमारी कहेंगे तो वैसे देखा जाए तो डोंट बी कॉन्फिडेंट कि भाई मेरी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, मुझे नहीं होगा। हाँ, 40 साल के बाद, क्योंकि देखो जैसे गाड़ी में वेयर एंड टेयर होता है, उसी तरह बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है, और ये जो टॉक्सिन्स हम यूज़ करते हैं, भाई कोई टबैको 20 साल से शुरू किया तो 40 साल तक जा रहा है, या कोई हैबिट्स, फूड हैबिट्स हैं जो टॉक्सिन्स हैं, या कोई भी कारण है, अल्कोहल है, या कोई साल से लेते जा रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है कि ये जो है मोस्ट ऑफ द टाइम 40 to 50 ईयर्स में बहुत कॉमन हो जाती है। कैंसर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं यूजुअली आफ्टर 50 ईयर्स। इसीलिए हम जब भी स्क्रीनिंग करते हैं तो 40 एंड 50 ईयर्स के अबव को करते हैं। हाँ, जिसमें हेरिडिटरी है, हाई रिस्क है, उनमें थोड़ा सा 20 ईयर्स से हम ये स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल को शुरू करते हैं। अब रही बात रिच मैन्स डिजीज, एक्चुअली होता क्या है, गरीब अपने आप को डायग्नोज नहीं कर पाता है, वो हॉस्पिटल जा नहीं पाता है, वो ट्रीट नहीं कर पाता है। वो अमीर के यहाँ तो जब जाते हैं, जैसे कि रिच है, कोई पर्सनालिटी है, तो सब लोग जान लेते भी इसको कैंसर हो गया है। बेचारा गरीब अपना इलाज भी नहीं करवा पाता, और वो जैसे कि हमने देखा होगा कि जो डेथ जो होता है, वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज कैंसर। तो मेरा कहना यह कि भाई हाँ, देखो जो ओबेस होते हैं, जो रिच होते हैं, वो क्या करते हैं, आपने देखा टबैको, सिगार्स पीते हैं जिसमें ज्यादा तंबाकू होता है, जो गरीब होता है वो बीड़ी पीता है। इसके अलावा जो है, जो गरीब होता है वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है, जो रिच होता है वो थ्रेडमिल करता है। ठीक है, देखिए देयर इज अ डिफरेंट इन लाइफस्टाइल, आप समझ रहे हो ना। जो एक्सरसाइज करेगा उसकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी बेटर रहेगी, जो मतलब वॉक नहीं करेगा या सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहेगी तो वो ओबेस होगा, और ओबेसिटी इज वन ऑफ द रीजन फॉर कैंसर। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब ये था, देयर इज नॉट रिच और पुअर, इट इज द लाइफस्टाइल विच डिसाइड्स whether you will get cancer or you will not get cancer. If you have a sedentary lifestyle, भाई आप चल फिर नहीं रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, डाइट में बहुत कुछ जंक फूड्स खा रहे हो, या लॉट ऑफ फैट खा रहे हो, या बहुत ऐसा फूड खा रहे हो जो कि कार्सिनोजेनिक है, या अल्कोहल ले रहे हो, ये जो हैबिट्स होते हैं वो रिच हो या पुअर कोई भी करे, तो इसलिए हम कैंसर को ये नहीं कह सकते कि इट्स अ रिच मैन्स डिजीज या इट इज रिलेटेड टू एल्डरली पीपल या ओल्ड एज, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि 20 साल में भी ये हो सकता है, 30 साल में भी ये हो सकता है, 50 साल में भी हो सकता है। हाँ, ये जरूर है, जिनके भी मैंने एग्जाम्पल दिए सारे बचे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को इलाज किया है। दे आर ऑल कैंसर सर्वाइवर्स। इससे हम ये इंस्पायर कर सकते हैं, हाँ कैंसर का इलाज है, कैंसर से मरीज बच सकता है। बिल्कुल, कैंसर से मरीज़ बच सकता है। जैसा कि हमने पहले भी आपको कहा कि बीमारी, इसका निदान है, इसके प्रिवेंशन है, इसका ट्रीटमेंट है। क्या इसके प्रिवेंशंस हैं वो हम लगातार आपको बता चुके हैं। जिन कारणों की वजह से कैंसर होता है, अगर हम उनकी रोकथाम कर लें, अपने लाइफस्टाइल को सुधार लें, अपने खान पान की व्यवस्था को ठीक कर लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और हमेशा स्ट्रेस फ्री रहें, क्योंकि जीवन में काम हम करते रहेंगे, काम होता रहेगा, लेकिन अगर हम खुद का ध्यान रखते हैं तो हम अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन को भी खुशहाल बनाते हैं। तो अगले सेशंस में हम जानेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट है अगर किसी को कैंसर हो जाए उनके लिए। साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे स्क्रीनिंग क्या चीज़ होती है। कैंसर की जब हम बात करते हैं तो कैंसर में स्क्रीनिंग का क्या अर्थ होता है, विभिन्न कैंसर्स के लिए किस प्रकार की स्क्रीनिंग होती है, जानेंगे डॉक्टर माजिद से ही। और यही कहना चाहेंगे डॉक्टर माजिद से कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने तमाम देखने वालों को कैंसर के बारे में जो जानकारी दी है, इससे आप सभी लाभप्रद हुए होंगे, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। तो जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर माजिद। नमस्कार।